एक वीडियो आया जिसमें चुराचांदपुर साइड में तोरबुंग मेरे ख्याल से एरिया था, उसमें कुछ विलेजेस जल रहे थे और उस वीडियो में कुछ लोग AK-47 लेके घूम रहे थे और विलेज को जलता हुआ देखा। और वो जो वीडियो जो जब व्हाट्सएप पे जब इम्फाल पहुंचा तब तक यहाँ पर फिर शुरू हो गया। सरकार ने सोचा नहीं होगा कि इतना तेजी से इतनी तगड़ी रफ्तार से ये आग जलने लग जाएगा। अब मैं इसीलिए मैं आपको इंटरव्यू इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको रियल सिचुएशन पता चले। मैतेई एग्रेशन नहीं है, जहाँ पर इम्फाल में जो भी तोड़ फोड़ हुआ है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आया है। जो पहाड़ में हुआ ना उसका नहीं आया सर। जो कुकी सू में है सपोजिटली, या बहुत सारे कहते हैं PDF वाले भी ज्वाइन कर गए, इनके पास AK-47 है, AK-56 है। ये कोई आम आदमी तो है नहीं ना, आम आदमी AK-47 लेके घूमता नहीं है। जो जिन्होंने अपने कानून को अपने हाथ में ले रखा है सबको ठिकाना लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैतेई, मेरा क्या कहना है, देखिए मणिपुर हमारे लिए बराबर है सब। मैं नहीं कह रहा कि ये नहीं है वो नहीं है, सब कुकी भाइयों का भी है, हमारा भी है, सबका है। मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको लेवल उस पर लाना पड़ेगा, नहीं तो ये चलता रहेगा। हाँ, मणिपुर में जो हुआ है एक्चुअली क्या है कि ये प्रॉब्लम तो थोड़ा बहुत चल ही रहा था। कुछ समय पहले, जैसे जो रैली से पहले कुछ लोग अपने जो रिज़र्व फॉरेस्ट में बस गए थे, तो उसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला था इनको खाली करो। फिर उसके बाद उस एरिया में काफ़ी पॉपी कल्टीवेशन हो रहा था, तो पॉपी कल्टीवेशन के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट चल रहा था। फिर ऐसे मतलब ट्रबल तो मतलब ब्रू हो रहा था। फिर उसके बाद ये हाई कोर्ट से निकला एक जजमेंट की मैतेईस को ST का कंसिडर किया जाए, बिकॉज मुख्यमंत्री को ही भेजना पड़ता है ये सब का रिकमेंडेशन। तो उसको लेकर ये सब बैकग्राउंड में चल रहा था, उसको लेकर इन्होंने एक पीस सो कॉल्ड पीस रैली एक निकाला, जहाँ पर जब मेरे ख्याल से 3:30 बजे एक वीडियो आया जिसमें चुराचांदपुर साइड में तोरबुंग मेरे ख्याल से एरिया था, उसमें कुछ विलेजेस जल रहे थे और उस वीडियो में कुछ लोग AK-47 लेके घूम रहे थे और विलेज को जलता हुआ देखा। और वो जो वीडियो जो जब व्हाट्सएप पे जब इम्फाल पहुंचा तब तक यहाँ पर फिर शुरू हो गया। तो वो बिल्कुल इतना तेज़ी से आग जलने लग गया कि मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चला, ऐसे शुरू। उसके बाद मेरे ख्याल से सरकार ने सोचा नहीं होगा कि इतना तेज़ी से इतनी तगड़ी रफ्तार से ये आग जलने लग जाएगा। तो यहाँ भी घर जलने लग गए, वहाँ भी जलने लग गए, तो बेकाबू हो गए। आग तो बुझाना पड़ेगा, इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है। तो देखिए अभी फ़िलहाल शांत, बीच में शांत हो गया था। पहले 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख तक बड़ा गर्मा गर्म ही रहा। फिर उसके बाद मतलब कर्फ्यू हटा दिया गया, 4 बजे 5 बजे तक हटा दिया गया। सडनली जब इनको खबर मिला कि अपने होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तो इन्होंने ये शुरू कर दिया। पिछले 4-5 दिन से बहुत सीरियस हो गया। तो क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो बंदे हैं जो कुकी सू में है सपोजिटली, या बहुत सारे कहते हैं PDF वाले भी ज्वाइन कर गए, इनके पास AK-47 है, AK-56 है। ये कोई आम आदमी तो है नहीं ना, आम आदमी AK-47 लेके घूमता नहीं है। तो ये सब ठंडा हो गया था। और जितने फुट हिल्स पे जो गांव हैं, जो मैतेई गांव हैं, वहाँ पर हर रात को वहीं अटैक चलता है। तो फिर तो एक आम आदमी है, उसके पास ज़्यादा क्या होगा, एक डबल बैरल होगा, या फिर लाठी होगा, या तलवार होगा, या कुछ भी होगा, और ऊपर से वो फिर रात को शुरू कर देते हैं AK-47 लेकर धूम धड़ाका। तो इससे बहुत डिस्टर्बेंसेस हो गए। और यहाँ पर अब काफ़ी दिन हो गए ये शुरू, मतलब पहले चल रहा था लेकिन बड़ा डेलिकेट काइंड ऑफ वल्नरेबल, बहुत कहते हैं एजी सिचुएशन था। और इतने में इसलिए डर तो हमेशा था, लेकिन लास्ट 4-5 दिन में ये बहुत सीरियस हो गया। फायरिंग फ्रॉम द हिल टॉप, मतलब पहाड़ से शुरू कर दिया इन्होंने AK-47 लेके। अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ होगा भी नहीं, अपने आप शांत हो जाएगा। कितनी सच्चाई है, कितने बड़े बिल्कुल स्केल पे हो रहा है? पॉपी कल्टीवेशन कहते हैं 15,000 एकड़ तो पॉपी कल्टीवेशन में है, और उसका ज़्यादातर कहते हैं 13,000 तो उसी एरिया में है। किस एरिया में? जहाँ पर हमारे भाई लोग बसते हैं, कुकी समुदाय के लोग। हाँ, ज़्यादातर ऐसे कहते हैं। और आप देखो पाब्लो
जो भी था जो वो था ही कुड, मतलब वो एक देश के उसके मिलिट्री को टेक ऑन कर सकता था, तो पैसा भी है बहुत। और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से बर्मा में काफ़ी चाइनीज़ प्रेजेंस होगा। तो Who is the Pablo, sir? Please tell me about. पाब्लो या दैट ड्रग डीलर, अच्छा, Colombian Escobar. I just forgot his name, yeah. So there's a lot of money in drugs also. But I don't understand, sorry, मैं हिंदी में बोलना चाहिए। तो ये कहाँ से बंदूकें आ रही हैं, और यहाँ पर आदमी जो आम इंसान है काफ़ी तंग हो रखा है, कहते हैं ये असम राइफल वाले ही इनके साथ हैं। तो ये तो एलिगेशन तो हर मणिपुरी, हर मैतेई सेंट्रल फोर्सेस पे लगा रहे हैं। मतलब दोनों ही साइड एक दूसरे बारे में लगते हैं कि स्टेट फोर्सेस, यहाँ पर फोर्सेस तो उनके साथ हैं। सब नाराज हो गए हैं, इसीलिए बीच में इन्होंने ब्लॉकेट बनाया, रोड ब्लॉकेट, जहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस को नहीं जाने दे रहे थे। अभी भी चल रहा है, मैं परसों फंसा था कैसे ब्लॉकेड में। अभी चल रहा है। अब जाके अभी अमित शाह जी आए हैं, तो थोड़ा सा उनको सबको लग रहा है कि भाई अब कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। मेरे ख्याल से बचाया जा सकता था, क्यों अगर ये प्रिपेयर्ड होते, इन्होंने शायद सरकार ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये इतना, मतलब इस रफ्तार से इतनी तेजी से ये सब भड़कने लग जाएगा। इतना मुश्किल तो होना नहीं चाहिए। मिलिट्री इंटेलिजेंस है, आईबी का विंग है, एसआईबी है, फिर उसके बाद अपना स्टेट के हैं इंटेलिजेंस, तो लेकिन ये हाथ से निकल गया। पीडीएफ मेरे ख्याल से जो बर्मीज उग्रवादी हैं जो इस तरफ एक तरह से हमारे इस तरफ रह रहे हैं, ये भी इन्वॉल्व हो गए उन्हीं के साथ, क्योंकि इनका ना जो क्या है कि एक सिमिलर ट्राइब है, सिमिलर लैंग्वेज है, तो एक साथ हो गए। तो उससे भी मेरे ख्याल से और सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि मतलब कभी बस रात होते ही शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद वो रिएक्शन फिर इम्फाल में आ जाता है। मान लो कि 1-2 आदमी मर गए, तो फिर आप देखो इम्फाल में कैसा आग लगता है। फिर इम्फाल में परसों तो स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत सारे एमएलए के घर में पहुंच गए। एक का तो आपने सुना होगा, मतलब वहाँ क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, और जो उसके घर को मेमोरेंडम जला देने दिया। गए थे, फिर उसके बाद अपने आर.के. रंजन जी जो यूनियन एमओएस हैं एक्सटर्नल अफेयर्स और एजुकेशन के, उनके घर में ज़बरदस्त, मतलब घर जला नहीं, लेकिन 8 साढ़े 8 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक लगे रहे, टीयर गैस चलाती रही पुलिस। तो फिर ये बहुत टेंस है यहाँ पर। पहले तो ना जिसके हाथ में हथियार है ना, जो पंगे ले रहे हैं ना, जो मतलब जो जिन्होंने अपने कानून को अपने हाथ में ले रखा है, सबको ठिकाना लगाना बहुत ज़रूरी है। और जिसके पास AK-47 है उनको डिसआर्म करना बहुत ज़रूरी है। सू को बिल्कुल ग्राउंड रूल पे चलें, या तो सू को निकाल दें, सब ठंडा हो जाएगा। एक बार वो पहाड़ से गोली चलाना बंद कर देंगे, अपने आप धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद रीसेटलमेंट होंगे, जैसे जो मोरे में जो मैतेई बसे हुए थे उनको वापस बसाना पड़ेगा, चुराचान में बसे थे उनको वापस बसाना पड़ेगा, यहाँ पर जितने थे उनको वापस बसाना पड़ेगा, नहीं तो फिर अलग ही हो जाएंगे, फिर अलग तो होने ही नहीं देंगे। क्योंकि मैंने इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट कवर किए जितने ना सर, नहीं सारा साइड गलती कर देता है इसमें। नो मैं मानता हूँ रिएक्शन हो गया ना, इमोशनल रिएक्शन, कि वहाँ पर इतने घर जला दिए तो यहाँ रिएक्शन हो गया ना। अब आप इसमें आप जो हो गया सो हो गया, अगर आप मैं घर गिनने लग जाऊँ तो देखिए क्या हो रहा है, जैसे दिल्ली मीडिया में ऐसा लगता है जैसे मैतेई ही एग्रेसर है। नहीं, ऐसा नहीं है बॉस। अब मैं इसीलिए मैं आपको इंटरव्यू इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको रियल सिचुएशन पता चले। मैतेई ही एग्रेसर नहीं है। जहाँ पर इम्फाल में जो भी तोड़ फोड़ हुआ है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आया है, जो पहाड़ में हुआ ना उसका नहीं आया सर। तो अगर आप घर गिनेंगे तो मतलब पिछले हफ्ते तक तो, मतलब पिछला हफ्ता क्यों 10 दिन पहले तो उस वक्त था करीब 450-500 कुकी के घर और अराउंड 1300 मैतेई के घर। वो गरीब हैं, यहाँ पर जो कुकी हैं वो पैसे वाले हैं। हाँ, यहाँ गरीब भी हैं, लेकिन जो दिखाया जा रहा है मीडिया में दिल्ली में, तो वो नैरेटिव जो है उनके हिसाब से चल रहा है। मैं आपको समझाता हूँ, ये जो एसटी है ना इतना सिंपल नहीं है, मैं बताता हूँ। जब मर्जर हुआ, मर्जर एग्रीमेंट को साइन किसने किया? राजा ने, विद द यूनियन ऑफ इंडिया, ओनली राजा एंड नो अदर लीडर। ठीक है जी।
मतलब उस वक्त हम सब को ट्राइब माना जाता था, ठीक है। जब राजा ने ज्वाइन किया, कबो वैली भी हमारा एक मणिपुर का हिस्सा था, उसको लेके ज्वाइन किया, जो कि बाद में अपने लेट जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको वापस दे दिया बर्मा को, ठीक है। अच्छा, तो चुराचांदपुर जहाँ से ईपी सेंटर है चुराचांदपुर, वो नाम ही चुराचांद महाराज के ऊपर है। मतलब मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो पूरी जो मणिपुर है वो हम सब बसते थे उसमें, हम सब का हक था उस पर। तो 1951 में जब सेंसस हुआ तो उसमें हमें वो एसटी से निकाल मतलब हमको एसटी नहीं दिया, बाकी सबको एसटी दे दिया। 1960 एमएलआर एलआर एक्ट जो इम्फाल में चलाया गया, उसमें मतलब इम्फाल और कुछ जगह चौराचांदपुर और कुछ जगह मोरे में, जहाँ पर हम लोग रह सकते हैं, बाकी तो फिर हम रह ही नहीं सकते उसमें। तो ऐसा कानून बन गया, बस जो एसटी हैं वही रह सकते हैं। तो आप ये मतलब जो वैली एरिया है 10% से कम है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं 9 पॉइंट समथिंग, चलो आप 10 भी पकड़ लो, 9 पॉइंट समथिंग भी पकड़ लो, आप उसमें से लोकताक लेक निकाल देंगे ना और केबिल लमजाऊ निकाल देंगे ना, फिर आपके पास शायद 6-7% ही बचेगा। उस 6-7% में मैतेई जो मेजॉरिटी हैं, उसके बाद अपने मैतेई मुसलमान हैं, नॉन मणिपुरी इंडियंस हैं, नेपाली हैं, फिर बाकी अपने ट्राइब्स हैं, सारे ट्राइब सब आके यहीं बसते हैं। तो जब हिंदुस्तान को जब आज़ादी मिली, जब तब 34 करोड़ हमारी संख्या थी, आज 140 करोड़, चाइना को हम छोड़ गए पीछे। फिर उसी तरह से 1951 सेंसस में हमारी संख्या थी 5.7 लाख, ओके ओनली। और 2011 में लास्ट सेंसस हुआ, तब हमारी संख्या थी आई थिंक 28 या 29 लाख के बीच में। आज 2023 है, तो फिर आप सोचिए कितना होगा, 40 के आसपास होगा सर। तो अगर आप आज से अगर 30-40 साल अगर आप देखेंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 1.5 करोड़ 2 करोड़। तो रहेंगे कहाँ भाई साहब? तो वहाँ पर तो ज़बरदस्त खून खराबा होगा। देखिए हमारा एज अ मैतेई मेरा क्या कहना है, देखिए मणिपुर हमारे लिए बराबर है सब। मैं नहीं कह रहा कि ये नहीं है वो नहीं है, सब कुकी भाइयों का भी है, हमारा भी है, सबका है, लेकिन सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड, जैसे जो भी हैं, जो इस धरती के पुत्र हैं, जैसे मैतेई हो जो भी हो, सबको बराबर मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको लेवल उस पर लाना पड़ेगा, नहीं तो ये चलता रहेगा। देखिए ऐसा है बहुत सारे सबके अपने अपने डाटा निकलते हैं, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन तो ज़बरदस्त हो रहा है वहाँ से, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से एक ज़माने में मैतेई पॉपुलेशन होता था 64%, मैं रेशो वाइज बता रहा हूँ, अभी हमारा हो गया 50 करीब या 49 समथिंग। जो अपने बाकी जो कहते हैं नागा ट्राइब, यानी कि जो कबुई तांगखुल, ये सबको मिला के इनका होता था संख्या 20%, अब आके वो गिर गए 15%। हमारे कुकी भाइयों का जो नागा ट्राइब में नहीं आते हैं, एक ज़माने में बहुत कम था, कोई कहता है इतना परसेंटेज था, उतना परसेंटेज था, अब जाके उनका हो गया है करीब ऑलमोस्ट 29%। ये आया कहाँ से भाई साहब? और इनका क्या है कि बस सेटल हो गए और बस जहाँ तक नज़र जाती है वो अपनी ज़मीन है, फिर वो तो ठीक नहीं है ना। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1951 कट ऑफ डेट होना चाहिए था, जो कि 2015 में इबोबी की सरकार, जब अपने एक्स चीफ मिनिस्टर कांग्रेस सरकार थी, तो इन्होंने कुछ अनाउंस किया था कि कट ऑफ डेट 1951 में, उसमें बड़ा ज़बरदस्त घर जलाया गया था। जैसे फुंजाथान तोनसिंग है, अपने कुकी मिनिस्टर थे चुराचांदपुर में, बहुत लोग भड़क गए थे। तो जाहिर है कि बहुत लोग उसके बाद आए, फिर उसके बाद अभी नया इन्होंने कट ऑफ डेट बनाया 1961। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 1961 के बाद जो भी आया, चाहे वो मैतेई हो, चाहे वो कुकी हो, चाहे वो तांगखुल हो, वो तो सब फॉरेनर ही है ना। फिर तो दे हैव टू बी ट्रीटेड लाइक फॉरेनर्स। हाँ, अगर वहाँ से वो भागे हैं, वो माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ से भागे हैं, उनका रहने का जगह इंतज़ाम किया जाए, लेकिन सिटीजन का हक तो नहीं दे सकते ना आप। उसको वोटिंग राइट मत दो, उसको ज़मीन खरीदने का राइट मत दो, लेकिन उनको एक जगह दो, रहने दो। पहले हिंदुस्तानी तो बने, फिर मणिपुरी बनेंगे ना। देखिए सर, अभी फिलहाल जो वैसे राष्ट्रपति शासन
वैसे आइडिया बुरा है हमारे लिए फॉर अ डेमोक्रेसी, बट मेरा कहना है कि अगर ये ठंडा नहीं हुआ तो फिर क्या उपाय है सरकार के पास? ठंडा करना पड़ेगा ना। मैं अपने मणिपुर के जितने मणिपुरी हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि भगवान समझ दे और शांति लाने की कोशिश करें। आफ्टर ऑल हमको रहना ही है आगे जाके एक साथ। और जिन्होंने AK-47 वगैरह लेके घूम रहे हैं, प्लीज़ मत कीजिए, आक्रमण ना करें रात को। और फिर सब और बाकी सब उससे CSO से मैं अपील करता हूँ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से, कि वो एक अहम रोल निभाएं और सरकार कानून को बिल्कुल चलाएं ठीक तरह से। और CSO ख़ास तौर से अपने जो तांखुल, कबुई और मैतेई मुस्लिम के CSOs हैं, वो इनिशिएट करें शांति के लिए। क्योंकि देखो, दिल को जोड़ना भी बहुत मुश्किल काम है और ये CSO ही कर सकता है। दिल को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, तो ये CSO ही कर सकता है, यही करेंगे। लेट्स गिव पीस अ चांस।